फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ये वाला लेक्चर पहले वाले लेक्चर का कंटिन्यूशन में है, तो वो अगर वो वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा। उसमें मैंने चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा दिया था। उसका डीप हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया था और कंप्लीट टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने अलग अलग टाइप के मोनेरा, प्रोटिस्टा, इस टाइप के किंगडम्स के बारे में देखा था। बहुत रो और बहुत नीव टाइप से मैं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 11th क्लास थोड़ा डिफरेंट क्लास होती है, एक नया एक्सपीरियंस होती है, नई वाइब होती है बच्चों के लिए। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन लेक्चर्स के अंदर आपको सिंपल सॉर्टेड टू द पॉइंट मटेरियल आपको मिलेगा। ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आपको बस रेगुलर क्लासेस लेनी है। आपका अच्छा सिलेक्शन और आपकी अच्छी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी यहाँ इस चैनल इस पे मिलेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में टोटल 5 टाइप के किंगडम्स हैं। वो R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 अलग अलग 5 टाइप के एक वेराइटी के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन वेराइटीज को उन्होंने बोला किंगडम। यानी किंगडम्स आर द टॉप मोस्ट हायरार्की, जिसके अंदर हम बात करते हैं अलग अलग स्पीशीज के बारे में, अलग अलग जीनस के बारे में, ऑर्डर, उनके फाइलम, उनके डिविजन्स, एवरीथिंग, उनकी फैमिली, सब कुछ हम उनके बारे में बात करते हैं। हायरार्किकल ऑर्डर भी हमने पढ़ा था, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हमने साइंटिफिक नेम्स भी देखे थे, हमने उनके कोड भी देखे थे, ICZN, ICBN, इस टाइप के कोड्स भी देखे थे। हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। ये सारी चीजें मोस्टली फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने बताया। सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अलग अलग अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, ऐसे करके कई सारे साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया था। कोई जूलॉजी का फादर था, कोई बॉटनी का फादर था। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें स्टडी करी थी। उसमें टेबुलर फॉर्म में लास्ट में मैंने बताया था कि किस तरह से न्यूट्रिशन कौन सा होता है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, उनका सेलुलर लेवल क्या होता है। इस तरह की चीजों को आगे डिटेल में हम कर रहे हैं कंटिन्यू। अब एक एक किंगडम को हम पकड़ पकड़ के अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एकदम इजी टू द पॉइंट लैंग्वेज में आपको यहाँ समझाया जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे इजी, सबसे प्रिमिटिव, सबसे आसान वाला टाइप का जो किंगडम है वो मोनेरा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। टिप्स पे याद होना चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, सबसे सिंपल है, फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स 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 कॉम्प्लेक्स, ऐसे करते करते कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और सबसे छोटे से हम स्टार्ट करें तो बिल्कुल सबसे सिंपल वाला कंपाउंड है, सिंपल वाले सब्सटेंसेज है, सिंपल वाले ऑर्गेनिजम्स है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम ये रीड आउट करते हैं, फिर उनको समझते हैं क्या लिखा है। कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर दैट दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स। क्या है यहाँ पे, सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज बैक्टीरिया। आई नो थोड़ा वर्किंग डिफिकल्ट होती है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे, बट बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट जो पाए जाते हैं, मिलते हैं हमें किंगडम मोनेरा के अंदर, जो काउंट करते हैं हम। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उनमें सबसे ज्यादा जो माइक्रोब्स होते हैं अबंडेंस, वो बैक्टीरिया के होते हैं। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। की सोल मेंबर यानी मेन मेंबर जो कौन है किंगडम मोनेरा का, वो कौन है, बैक्टीरिया है हमारा। साफ साफ ये वाली लाइन लिख दी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोल मेंबर आपसे पूछेगा कौन है मोनेरा का, तो आपको बताना है बैक्टीरिया। देन वी हैव हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर इन द हैंडफुल ऑफ अ सॉइल। ये वाली लाइन आपने 6th-7th क्लास से पढ़ी होगी, मुझे अच्छे से कंफर्म है ये वाली चीज। तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन वाला ये वाले चैप्टर्स जिनमें थे, क्रॉप प्रोडक्शन, फूड मैनेजमेंट, ये वाले जो चैप्टर्स इनमें हमने एक लाइन जरूर पढ़ी है कि बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ प्रोटोजोआज होते हैं, दे आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर, अर्थवर्म, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो बैक्टीरिया के लिए भी हम क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया हमारे फेस पे, हमारे हाथों पे भी, चाहे हमने हाथ पाथ धो लिए, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी हजारों लाखों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये लाइन यहाँ पे मेंशन की हुई है। मतलब बैक्टीरिया इतने अबंडेंट है पूरी दुनिया में। तो दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, गरम गरम, जो गरम बिल्कुल हॉट स्प्रिंग्स होती है, गरम वाली पानी वाली जगह होती है जहां बहुत तेज गरम पानी बहता है, दे हॉट स्प्रिंग्स। डिजर्ट्स, आप समझते हैं डिजर्ट पूरा रेगिस्तान, गरम। स्नो, ठंड, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड। डीप ओशन जहां लाइट भी नहीं आ पा रही है, बिल्कुल सनलाइट नहीं है, वो लोग अपना किसी तरह से खाना करके बना रहे हैं। लाइफ फॉर्म सर्वाइव, इस टाइप की लाइफ फॉर्म्स भी के अंदर भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया। शेप हमने 4 टाइप की डिवाइड, यानी 4 टाइप की स्पीशीज या 4 टाइप की डिवाइड की है हमने कैटेगरीज, जिसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं स्फेरिकल कुकस, यानी राउंड शेप, स्फेरिकल शेप। कुकस सिंगुलर है और कोकाई इज द प्लूरल। तो कुकस इज सिंगुलर एंड कोकाई इज द प्लूरल वर्ड। तो कोकाई भी बोल सकते हो, कुकस भी बोल सकते हो, सिंगल बैक्टीरिया कुकस एंड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कोकाई। तो स्फेरिकल कोकाई या कुकस, नाम में ओ जैसा ओ साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि किसी भी बैक्टीरिया के नाम के अंदर अगर कुकस लग रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल फॉर्म। सॉरी।
फिर है स्फेरिकल शेप है इसका, ये हमें समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे छोटा बैक्टीरिया जितने होंगे वो सारे कोकाई वाले शेप के होंगे, कोकाई वाले कैटेगरीज के होंगे। मैक्सिमम रेसिस्टेंस होते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी वेदर में, क्लाइमेट में रख दो, सबसे ज्यादा इनका जो रेसिस्टेंस होता है, लाइफ सर्वाइविंग प्रॉपर्टी होती है, वो सबसे हाईएस्ट होती है। माइक्रो कुकस भी इन्हें हम कहते हैं, इनको हम स्फेरिकल कोका या कुकस भी बोल सकते हैं, इनको माइक्रो कुकस भी बोलते हैं। माइक्रो इज फॉर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड कुकस इज फॉर द शेप। देन वी हैव बेसिलस। फर्स्ट हमने स्फेरिकल कुकस देखा या कोकाई देखा, फिर हमने बेसिलस या बेसिलाई, बेसिलस या बेसिलाई, जिसके वर्ड के भी आगे वर्ड्स जो भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, वैसे तो मैं साइंस पढ़ाती हूँ बट थोड़ा बता देती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं कि ज्यादा बड़ा वर्ड होगा तो दैट इज फॉर द सिंगुलर, स्मॉल वर्ड होता है दैट इज फॉर द प्लूरल। तो बेसिलस इज फॉर द सिंगुलर एंड बेसिलाई इज फॉर द प्लूरल। रोड शेप के होते हैं, बस दिस इज द शेप। तो रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं सिंगल, ठीक है, इस टाइप के बैक्टीरिया होंगे। क्या होते हैं ये? इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, इनके अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसी प्रॉपर्टी के होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया दुनिया में सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया वो बेसिलाई शेप के ही होंगे। एस्चेरिशिया कोलिफॉर्म या ई कोलाई बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत वाइडली यूज होता है, लैब में भी हम ई कोलाई को यूज करते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया एज अ मॉडल जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी लैब के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए होता है, ऐसा एक रेफरेंस या आइडियल कंपोजिशन के अंदर हमें ऐसा मॉडल चाहिए होता है जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो ई कोलाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो किसके अंदर आता है? बेसिलाई के अंदर आता है। राउंड शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको अच्छे से हमने स्टडी कर लिया, इसकी पूरी डिस्कवरी कर चुके हैं हम। तो एज एन आइडियल सिचुएशन में हम एज ए मॉडल इसको लेके चलते हैं, तो बहुत यूज होता है ई कोलाई का, हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ई कोलाई को। फिर है वाइब्रम। वाइब्रम और वाइब्राई इज द शेप कि जैसे इसके अंदर हम देख लें कि ये कॉमा शेप के होते हैं, कॉमा शेप, ठीक है, जैसे कॉमा शेप है ये इस टाइप के होंगे, लिख रखा है यहाँ पे, ये रहा कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो क्लोरेरे। विब्रियो कॉलेरे क्या है? एक टाइप की बीमारी भी होती है, कॉलेरा डिजीज वगैरह हो जाते हैं, तो ये विब्रियो कॉलेरे की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरे। नाम के अंदर समझ में आ रहा है, विब्रियो इज लाइक अ कॉमा शेप्ड और कॉलेरा इज द डिजीज दैट रिप्रेजेंट डिजीज। स्पाइरलम, स्पाइरल्स आर द स्ट्रक्चर जो कि स्पाइरल शेप के होंगे। एक वॉल्यूटेंस बहुत वाइडली एग्जांपल है, वाइडली यूज एग्जांपल है। स्पाइरलम, नाम ही इसका स्पाइरलम है, पता चल जाएगा कि स्पाइरलम वाली स्पीशीज का है। तो दिस इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। मोस्ट जो आंसर्स बनते हैं वो इस वाली स्लाइड से ही बनेंगे, तो मैं आपको डिटेल से वाली स्लाइड बताऊंगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, टिप्स पे सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो किंगडम मोनेरा के अंदर हमने बैक्टीरिया से स्टार्ट किया था। बैक्टीरिया की थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होती है, ये बात हम शुरू से पहली लाइन में यही बोलते आ रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल है, प्रिमिटिव है, ऐसे है वैसे। बट इनके बिहेवियर होते हैं, जो इनके वर्क होते हैं, जो इनके हैबिट्स होती है, दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। स्टडी इनकी डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, अभी कुछ और कर रहे हैं, बाद में कुछ और करने लग जाएंगे, इनके न्यूट्रिशन वैल्यूज एंड एवरीथिंग आर डिफरेंट। तो वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए टाइम लगता है। बाकी ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर देख के आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी चीज क्या है। तो स्ट्रक्चर आर सिंपल बट बिहेवियरल प्रॉपर्टीज आर कॉम्प्लेक्स, ये बात ध्यान रखनी है। कुछ अलग इंपॉर्टेंट बात नहीं है बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस बारे में, इसलिए मैंने लिखा है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इस लाइन का क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिव यानी ओवरऑल ज्यादा किसी चीज का अबंडेंस। मेटाबॉलिक इज समथिंग कि जल्दी से आपकी पूरी बॉडी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है जैसे आपकी, और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इज समथिंग कि फटाफट से ऑर्गेनिक मटेरियल सारा आ रहा है, उसको ब्रेक डाउन करके हम उसको सारी यूटिलाइज्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया के अंदर बहुत फास्ट और बहुत डाइवर्स और बहुत एक्सटेंसिवली देखी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज की बात करें, इसका ये मतलब है कि उनके अंदर ज्यादातर म्यूटेशन जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। ऐसा ह्यूमंस में नहीं है, जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे आगे इस वाली जो स्पीशीज होगी, आगे वाले जो बच्चे होंगे, जो हमारी न्यू जनरेशन होंगी आने वाले कुछ हजारों साल बाद, तो उनके ये वाला ईयर लोब ये नहीं होगा। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी, पता नहीं मैंने सुना या सबने सुना है। तो ईयर लोब नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, कान आवाज तो कान में अंदर से आती है, ऐसा सुना है। बट ऐसा इतनी जल्दी तो नहीं कि हाँ आज मेरे कान है, मेरे आने वाले बच्चों के जनरेशन में कान ही नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट सिंपल स्ट्रक्चर्स के अंदर म्यूटेशन इतनी जल्दी हो रहे, इतनी जल्दी मेटाबॉलिक रेट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए उनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यानी उनकी वेराइटी जो है वो एक्सटेंसिव है, बहुत डाइवर्स है, ठीक है। फिर अब कुछ जो बैक्टीरिया है वो कुछ तो ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हमारे पास में कहाँ गया हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक नहीं है इनके पास, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है, ठीक है, वो वाले सब्सटेंस जिनमें कार्बन एब्सेंट होता है, दे ऑल आर इनऑर्गेनिक। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे सब्सटेंस, तो उन सब्सटेंस से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब खुद से खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट
मोस्टली हेटरोटॉपिक होते हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक के अंदर एक तो फोटोसिंथेसिस होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। इनको भी डिटेल में अलग से 11 चैप्टर दे रखा है 11th बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर डिटेल से देखेंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक सुन के ही आप समझ गए कि अच्छा ये तो खुद से खुद खाना बनाने वाले नहीं, डिपेंड नहीं रहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस भी तो यही होता है कि अपन खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में लीफ वगैरह खाना बना रहे हैं पूरे प्लांट के अंदर, उसको सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो खाना उनको बन गया। तो वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कर रहे हैं बैक्टीरिया, वो कैसे टाइप के बैक्टीरिया, वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर आ गए, क्योंकि वो खाना खुद का खुद बना रहे हैं। एज अ टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उनके अंदर है, यानी कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा पिगमेंट है जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करा रहा है। जस्ट लाइक प्लांट्स के अंदर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल या सिमिलर ऐसा कोई पिगमेंट है, कुछ ऐसा लवण है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एक कीमोसिंथेटिक, यानी ऐसा कुछ केमिकल है उनकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद का खाना खुद बना पा रहे हैं। तो दैट इज कीमो मींस केमिकल। फोटोसिंथेटिक मींस कि वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर अपना खाना बना रहे हैं, यानी कुछ ऐसा पिगमेंट है इनके अंदर जो लाइट से क्या कर रहा है, बहुत इवॉल्व हो रहा है लाइट की वजह से, बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, एक्सटेंसिवली अपनी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर रहा है और अपना खाना आसानी से बना पा रहा है। तो फोटोसिंथेटिक इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक के अंदर आ जाएगा। वास्ट जो मेजोरिटी होती है वो सारे हेटरोटॉपिक होते हैं, मतलब कुछ कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो इनके अंदर डिवाइड हो जाते हैं, बट मोस्ट आर हेटरोटॉपिक ओनली, जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग, यानी सड़े गले खाने के ऊपर से अपना भोजन लेते हैं, अपना खाना लेते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई कि मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे पैरासाइट और कार्निवोरस और ये डिकम्पोजर्स, ये सब तो आपको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल काई की बनी होती है, किसकी, मोनेरा वाले पूरे किंगडम की। मोनेरा के अंदर जितने बैक्टीरिया थे उनकी, या तो पेप्टिडोग्लाइकेंस होंगे, दे आर द टाइप ऑफ शुगर। म्यूरिन इज आल्सो टाइप ऑफ शुगर। पॉलीसेकेराइड इज आल्सो टाइप ऑफ शुगर, जिसमें बहुत सारे शुगर के ब्लॉक्स आके मिल जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऐसे करते करते पॉलीसेकेराइड बन जाता है। और उसके साथ में अमाइनो एसिड होगा, जो कि क्या है, एक म्यूकोपेप्टाइड टाइप का। म्यूकोपेप्टाइड्स आर द प्रोटीन्स। तो म्यूकोपेप्टाइड क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जब एक साथ आते हैं जिसको म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं। तो म्यूकोपेप्टाइड का एक टाइप है जिसको हम अमाइनो एसिड्स बोल रहे हैं, यानी अमाइनो एसिड्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, जिसकी वजह से अलग 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 सेगमेंट्स के प्रोटीन्स बनते हैं। तो उनके अंदर या तो ये तीन चीजें होगी, और ये चीज तो कंफर्म है अमाइनो एसिड के साथ में, या ये होगा, ये होगा, या ये होगा। तो ये सेल वॉल हमारी बन गई है। फिर हमारे पास मेम्ब्रेन आती है, सेल मेम्ब्रेन का बनी होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा ये बैक्टीरिया स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है ऐसे थोड़ा सा ऐसे बिखरा हुआ सा, उसके बाहर एक सेल वॉल भी है। तो ये सेल वॉल हम देख रहे हैं, फिर ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं कि काय काय की बनी हो सकती है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा मैंने कोई सेल कहीं से एक्सट्रैक्ट करी, मैं उसको ना अपने माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ, उसको कुछ स्टेन वगैरह कर रही हूँ, उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ, फिर मुझे जैसे पता चलता है कि यार उसके अंदर तो म्यूरिन है, तो मैं समझ जाऊंगी अच्छा जो मैं सेल लेकर आई हूँ वो बैक्टीरियल सेल है। इस तरह से सोचा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन्स होते हैं। लिपोप्रोटीन्स, लिपो मींस लिपिड्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स के मेल से बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर लिपोप्रोटीन्स। एंड पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, एक अलग नया वर्ड है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। प्लाज्मिक, प्लाज्मा मींस यानी प्लाज्मा की कोई बात हो रही है, पेरी इज फॉर समथिंग दैट इज इन बिटवीन। तो पेरी मींस समथिंग दैट इज इन बिटवीन, एंड प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा के बीच में। यानी इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, ये पतला सा छोटा सा हल्का सा, इसमें एक स्पेस में एक हल्का सा लिक्विड फिल होता है, ठीक है, उसको हम पेरिप्लाज्मिक फ्लूइड बोलते हैं, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ध्यान रह जाएगा, सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं, तो मोनेरा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म सबको पता है कि सेल के अंदर का जितना भी प्लाज्मा लिक्विड मटेरियल मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म में आते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग ऑर्गेनेलीज तैरते रहते, घूमते रहते, अपना काम करते रहते हैं। तो इनके अंदर लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, यानी जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं, उनके जो बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम राइबोसोम की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो उनके बाहर एक मेम्ब्रेन जो होती है वो एक अच्छे से पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन नहीं होती है। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन उनकी होती ही नहीं है, यानी बिल्कुल बिखरे हुए से होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव, बहुत पुराने जमाने का सिंपलर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे ये सेल है, इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मतलब सेल वॉल है, और ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस सेल वॉल टाइप का कुछ नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, उसको कन्फाइन करके रखती है कि एक मटेरियल है न्यूक्लियस वाला, उसको अलग से साइड में करके रखती है। तो वो मटेरियल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो ये होती ही नहीं है, इज एब्सेंट। याद रखने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर या फिर मोनेरा के अंदर।
ऑल्सो लेक न्यूक्लियोलस। एक देखो हम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, उनके अंदर हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक छोटा सा डॉट मैंने लगा दिया, इसको मैंने बोला न्यूक्लियोलस है ये। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस क्या बहुत ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है न्यूक्लियस। उसके अंदर न्यूक्लियोलस एक ऐसा पार्ट होता है जहां सारे क्रोमोसोम वगैरह इकट्ठे होकर रहते हैं, यानी बहुत सा बड़ा सेल है, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर, और उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के छोटे से पार्ट के अंदर न्यूक्लियोलस है, जहां पे पूरा क्रोमोसोम वगैरह उसकी थ्रेडिंग वगैरह खुल के रहती है, वो पूरा अच्छे से कन्फाइंड होकर रहता है। तो वो न्यूक्लियस भी इनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, न्यूक्लियस होता है बट वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, वो भी बिखरा हुआ सा होता है। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक ट्रू क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम भी उस टाइप के नहीं होते, क्रोमोसोम गुणसूत्र आप समझते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है कि जो क्या होते हैं पूरे डीएनए वगैरह की कॉपी होती है, उनको कंप्लीट क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। तो क्रोमोसोम आर द डिफाइंड स्ट्रक्चर्स ऑफ जीन्स या फिर डिफाइंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए हम कह सकते हैं। बट फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं इस प्रेजेंट नकली टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, वो कैसे होते हैं, डीएस यानी डबल स्टैंडर्ड, दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड दिस इज डबल स्टैंडर्ड। आपने डीएनए के स्ट्रक्चर्स तो देखेंगे, मूवी, टीवी, सीरियल्स, मोबाइल, रील वील कहीं तो देखा होगा, तो दैट इज लाइक दिस, तो ऐसे 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 होता है। तो दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड, और दिस इज डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, उसके साथ पॉलीअमीन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी मैं समझाने लगूंगी बहुत डिटेल हो जाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, प्लस उसके साथ पॉलीअमीन्स भी होते हैं। पॉलीअमीन्स यानी पॉली मतलब ज्यादा, अमीन्स यानी अमाइनो एसिड्स की फॉर्म, तो बहुत ज्यादा अमाइंस, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स फॉर्म्स आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। तब क्या कर लेते हैं, एक क्रोमोसोम लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके अंदर थोड़ा बहुत डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, गोल गोल घुमा हुआ, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब चिपका हुआ, इस तरह से। उसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं ऐसे गोला बना के बना देती हूँ, ठीक है, ये। तो दिस इज सर्कुलर ऑल्सो एंड दिस इज स्फेरिकल ऑल्सो, मतलब स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो गया, पॉलीअमीन्स अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स इसमें कंबाइन होते हैं, ये रटना है, याद रखना है। फॉल्स क्रोमोसोम कॉइल्स एंड फॉर्म अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब इसके अंदर एक नई रीजन की बात की, हमने सेल देखी, सेल वॉल देखी, मेम्ब्रेन देखी, यहाँ तक सब ठीक था। हमने न्यूक्लियस देखा, हमने न्यूक्लियोलस देखा, यहाँ तक भी सब ठीक है, हम समझ गए, ठीक है मैम क्या न्यूक्लियस बोल रहे, न्यूक्लियोलस क्या बोल रहे। बट अब एक नया वर्ड है न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? हमने जैसे ही बोला कि प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरिया को हमने जैसे बोला कि भाई तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला तेरे पास तो न्यूक्लियोलस भी नहीं है जिसके अंदर सारे क्रोमोसोम होते, वो फिर बहुत अच्छा लग गया। बोले अरे नहीं मैम मेरे पास है, मेरे पास एक ऐसा छोटा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियोइड। जो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहां क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम अरेंज होकर रहते हैं, यानी ये वाला स्ट्रक्चर्स, यानी फॉल्स क्रोमोसोम कॉइल्स एंड फॉर्म द रीजन इन न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियोइड। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, वैसे ही इन बैक्टीरिया के पास में न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड है। ध्यान रह जाएगी मेरी बात, याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। व्हाट इज 70S टाइप के राइबोसोम, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ अभी। S इज द स्वेडबर्ग यूनिट, अलग से कोई यूनिट नहीं है इसकी, बस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। इसका डिफरेंशियल जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो होता है। बट राइबोसोम का 70S यूनिट का मतलब ये है कि ये प्रिमिटिव टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, जहां से प्रोटीन डिफाइन होते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो राइबोसोम का काम तो यहाँ पे भी वही है, सेम जैसा हम बाकी सेल्स में पढ़ते हैं, हमारे अंदर जो इतने भी राइबोसोम्स है उनका भी काम सेम ही कि प्रोटीन बनाना है। बट यहाँ वाले राइबोसोम क्या है, प्रिमिटिव है, छोटे टाइप के हैं, और दो टाइप की यूनिट्स होती है राइबोसोम के अंदर, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। मैं बता ही देती हूँ, एक लार्जर और एक स्मॉलर। इस टाइप का राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है, कुछ की लार्जर सब यूनिट होती है, स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो ये स्मॉलर लार्जर से मिलके बना होता है। तो इनका नंबर जब छोटा मोटा हो जाता है, तो मतलब इनका जो नंबर होता है ना वो कैसे होता है, 50S एंड 30S। ये थोड़ा डिटेल चल जाएगा, आप इतना मत समझो, आप बस मतलब इतना सोचो मत, बस ये ध्यान रखो कि जो 70S टाइप का राइबोसोम होगा वो होगा इनमें, और 80S टाइप का राइबोसोम होगा यूकेरियोट्स में, यानी इनके अलावा हम जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो 80S वाले राइबोसोम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, यहाँ तक ध्यान आ गया। अब बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, तो मोटाइल, या तो वो चल फिर सकते हैं या वो नहीं चल फिर सकते। जो चल फिर सकते हैं उनके अंदर फ्लैजिला होते हैं, सीलिया वगैरह जैसे आपने सुना होगा ऐसा, तो फ्लैजिला प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल हम इकोलाई का दे रहे हैं। इकोलाई क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है, मोटाइल बैक्टीरिया है, उसके पास में फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या होता है कि ये कोई बैक्टीरिया, मान लो ये जैसे बैक्टीरिया बना रखा, उसके पीछे से हमने पूंछ लगा दी उसकी, उसको हमने बोला फ्लैजिला है उसका। फ्लैजिला का मतलब जिसकी वजह से वो मोटाइल कर पा रहे, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पा रहे हो, तो दैट इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या होते हैं, उसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजिला के, यानी ये फ्लैजिला यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज बेसल बॉडी,
फिर उसके बाद में यहाँ पे बेसल बॉडी, नहीं गलत बता दिया, ये जैसे फ्लैजेला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि फ्लैजेला थोड़ा सा अंदर भी तो है ना, तो ये वाला बेसल बॉडी में आ गया, जहां से ये जुड़ा हुआ है दैट इज हुक, और उसके बाद में ये लंबा सा फिलामेंट टाइप में आ जाएगा, फिलामेंट में आ जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मतलब हमारे ये फ्लैजेला की स्ट्रक्चर होगा। इसको और भी डिटेल में हम देखेंगे।